मुझे पता है बृजमोहन जी के लिए थोड़ी दिक्कत होगी अभी, क्योंकि सब पूरा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, बीजेपी की तरफ से बोलना है। बृजमोहन श्रीवास्तव बताइए, एनडीए कैसे कामयाब होगा, बीजेपी अपने छोटे दलों को कैसे साधेगी, बताइए। देखिए, अभी तक जो एनडीए का फॉर्मेशन हुआ है उसमें एनडीए के मेजर पार्टनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक कोशिश की है कि जो दल हैं उनको उनकी क्षमता के अनुरूप अवसर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है इस बार भी ऐसा करने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई उनको परेशानी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो देश में 23 करोड़ वोट मिले थे, तो जो वोटों की संख्या है उसके अनुपात में भी अगर देखा जाए तो उनको इस बंटवारे में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो उनका नेतृत्व है वो इस मामले में बहुत ही संवेदनशील भी है, क्योंकि वो अपने साथियों को अवसर देने के लिए हमेशा आगे बढ़कर उनको मौका देता है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। और निश्चित रूप से देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं उन सबों को अभी पोस्टिंग करने की ज़रूरत है। इसी ढंग से विपक्ष के लोग भी अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, एनडीए को भी अपनी शक्ति बढ़ाने का अधिकार है और उसके अंतर्गत ये प्रक्रिया चल रही है और ये लगातार चलेगी, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता। तो ये विपक्षी बैठक जो चल रही है इसका कोई फायदा होगा? बीजेपी को हरा देगी, एनडीए को हरा देगी पीडीए? अभी फिलहाल तो जो पुराने आंकड़े हैं और जिस प्रकार से अभी तक सारी स्थिति दिख रही है उसमें मुझे लगता है ये थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि उनके पास इत्तेफाक से एनडीए के पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व उपलब्ध है जो बेहतर तरीके से अपनी बात आम आदमी के लिए कह पाते हैं और आम आदमी को अपने से जोड़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास चूंकि नेतृत्व की कमी है, तो मुझे नहीं लगता कि उन विपक्ष के लिए बहुत आसान रास्ता होगा। इसके लिए उनको बहुत कोशिश करना पड़ेगी। कोशिश कर रहे हैं। सीमा मलिक, अभी सीमा जी मुस्कुरा रही थी, अभी सीमा जी मुस्कुरा रही थी जब बृजमोहन श्रीवास्तव एनडीए और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। सीमा जी जवाब दीजिए, आपके पास कोई नेता ही नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है कि बृजमोहन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे और प्रवक्ता रहे ही हैं पहले वहाँ के। आज उनको जो मोदी नेतृत्व है बीजेपी का, वो उनको बहुत संवेदनशील नजर आ रहा है और आज शायद वो अपने नेता को भूल के वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़े नेता शायद मोदी जी हैं। और मेरे लिए बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है ये। और देखिए, जहाँ तक ये बात है बीजेपी की, जहाँ तक बात है, डरे हुए लोग हैं ये, इसी वजह से ये लोगों की पार्टियों को तोड़ना और जिस तरह से आप 30 दल लेके आ गए, मतलब ये सब क्या है? देखिए, ये सब एक बिल्कुल ओबियस सी बात है कि एक डरे हुए लोग हैं ये। और उनके 26 साल आ गए तो हम तो आपने छोटे छोटे दल जोड़ लिए कि हमारे जिनके पास, आप पहले हमारे जो प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जिनके पास कोई एमपी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे दल हैं और इनको आप पहले बड़ा पानी पी पी कर कोसते भी रहते थे उन दलों को। आज आप सब उनको आपको अपने पास ला रहे हैं। तो देखिए, जो हमारे लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो भी इस तरह की जो एक लोकतंत्र और संविधान की हत्या जिस तरह से हो रही है, हम तो उस पर ही स्टिक करते हैं और उसी के लिए हम लोग आज सब इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से आप देखिएगा कि जिस तरह से जो साझा उम्मीदवार खड़े करे जाएंगे और जो स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2019 में इतने वोट आए थे तो अभी भी इतने वोट आ जाएंगे। मैं समझ गया। ऑल राइट, ओके जी। आशुतोष, ये सीटों का बंटवारा आसान होने वाला है क्या? क्योंकि ये इस बैठक तो आपने बुला ली, पटना में उस पर कुछ हुआ नहीं, जहां तक हमारी जानकारी है सीटों के बंटवारे पर वहां चर्चा नहीं हुई। एक दिन में इतना ऐसा बड़ा सीटों का बंटवारे का मुद्दा जो दशकों से नहीं सुलझा पाया विपक्ष, हो पाएगा? नहीं, सीटों के बंटवारे में मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई चर्चा भी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी दलों के बीच में पहली बार एक सहमति बन रही है कि हमें एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर हम एक साथ एकजुट होकर अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सामना नहीं करेंगे तो 2024 का चुनाव भी हम उसी तरीके से हारेंगे जैसे 2019 का चुनाव हमारे। तो ये सहमति बनना, ये सहमति जो जिसे मैं कहता हूं कि दूसरा कदम, पहला कदम पटना की मीटिंग का था जहां 15 साथी थे। इसका मतलब ये कि वहां पे एक सहमति बनी, उस सहमति के आधार पे बाकी के दलों को भी लगा कि नहीं, अब ये इनमें गंभीरता है, लिहाजा हम भी इनके साथ आ सकते हैं। तो वो संख्या बढ़ के 26 तक होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अभी जो मुलाकात हो रही, जो मीटिंग हो रही है, वो एक ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही बस। और इसका एजेंडा क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, हो सकता है इस पर सहमति बन जाए। लेकिन अगर सीटों के बंटवारे के बारे में बातचीत करेंगे, होगी कि सीटों का बंटवारा होगा कैसे? देखिए, सीटों के बंटवारे के मसले पर मैं इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस गठबंधन में ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है। क्यों? बंगाल के अंदर वहां ममता बनर्जी सबसे आगे, 1-2 सीट अगर किसी को दे दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सहमति यह बनती हुई दिखाई पड़ रही कि जो जिस राज्य में पावरफुल है वो उस राज्य को लीड करे, गठबंधन के तौर पर वो उसको लीड करे।
लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर आप ये सेंस दें लोगों को कि हम एकजुट और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है, मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि चुनाव का ऐलान होने के बाद तक भी सीटों के बंटवारे के मसले पर दिक्कतें आएंगी, और ये कोएलिशन पॉलिटिक्स की का सबसे बड़ा सच है, रियलिटी सबसे है। बड़ी रियलिटी। हाँ। बीजेपी को भी दिक्कत आई। अब आप देखिए कि बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री थे, फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ी, जनता दल यूनाइटेड में गए, वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर वहां नहीं हुई, जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, अपनी पार्टी को रिवाइव किया, अब फिर बीजेपी के पास आ रहे हैं। उनको कितनी सीट देगी बीजेपी? और उधर पशुपति पारस और चिराग पासवान, ऐसे लोगों का एक सेकंड